हेलो गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू। आज से अपना एक नया दिन यानी कि हमारी नवरात्रि स्टार्ट हुई है और उसी के उपलक्ष्य में मैं कह सकती हूँ आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि वीडियोस को कंटिन्यू करिए। बस किसी सिचुएशन ठीक ना होने की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाई हूँ, लेकिन आई होप आप लोगों का जो एसएससी का एग्जाम था वो बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि एसएससी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो करंट अफेयर से पूछे गए हैं। आने वाले टाइम में आपका एग्जाम है एनटीपीसी का। रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो रेलवे का पैटर्न कुछ भी नहीं कह सकते हैं कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएं। करंट अफेयर्स तो आपका मस्ट है, जो आपको करना ही है कंटिन्यू, लेकिन इसके बीच में जो हमारी मेन जीएस है, इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, इनको भी ध्यान में रख के चलना है। तो मैं आज आपका फर्स्ट यानी कि वन बाय वन एक एक सेशन की बात करूंगी, और वन बाय वन एक सेशन चलने का मतलब ये हम एक एक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आज मैं आपके सामने हिस्ट्री लेके आई हूँ, ज्योग्राफी का भी मैं एक सेशन रखूंगी आपके साथ, और ज्योग्राफी के साथ साथ मैं इसमें आपका एक पॉलिटी का भी सेशन रखूंगी, साइंस के भी सेशंस रखूंगी, यानी कि एक एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मेरा टारगेट होगा वो आपका हमारा टारगेट है मेनली एनटीपीसी का है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, और हिस्ट्री में आपको देख ही रहे होंगे सामने आपके सेशन दिख रहा होगा दिल्ली सल्तनत, यानी कि हम लोग दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट करेंगे। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन जान लेंगे, यानी पहले हिस्ट्री के बारे में जान लेंगे कि भाई हिस्ट्री है क्या, किस पार्ट्स में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो मेन टारगेट है वो एनटीपीसी को टारगेट करके चल रही हूँ। हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो हिस्ट्री को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका इसमें एनिशियंट हिस्ट्री। एनिशियंट हिस्ट्री के बाद आपका पढ़ना होता है मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के बाद आपका मेन होता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। और एनिशियंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री हो गया एंड मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। इन तीनों की अगर प्रायोरिटी देखी जाए तो तीनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन कहा जाता है कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम्स के पैटर्न का कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग से सारी चीज़ लेकर चलेंगे। एनिशियंट हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो एनिशियंट हिस्ट्री को भाई 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एनिशियंट हिस्ट्री की अगर बात होती है तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से 3 इसके भाग होते हैं एनिशियंट हिस्ट्री के? एनिशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में एक अगर बात करते हैं तो इसको 3 भागों में, पहला इसमें होता है आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड के बाद इसमें देखने को मिलता है आपको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, हिंदी में भी बात करेंगे हम, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और थर्ड नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका होता है हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड। एनिशियंट का मतलब प्राचीन भारत, मेडिवल का मतलब मध्यकालीन भारत, मॉडर्न का मतलब आपका आधुनिक भारत। एनिशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत को भी 3 भागों में पढ़ते हैं, जिसका पहला नाम है प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसको हिंदी में कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। इसे कहा जाता है आपका प्रागैतिहासिक काल। वहीं अगर बात करते हैं प्रोटो हिस्टोरिक की तो प्रोटो हिस्टोरिक को कहा जाता है आग आग ऐतिहासिक आद ऐतिहासिक काल। और वहीं अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिक पीरियड की तो इसे कहा जाता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं हिस्टोरिक क्या है, प्री हिस्टोरिक क्या है। सिंपल तरीका है, हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड करके मेनली पढ़ा जाता है। आपका एनिशियंट इंडिया यानी कि इंडिया, हम ये जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये भी आपकी इंडियन हिस्ट्री है। इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे इंडिया हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है। तो एनिशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। एनिशियंट इंडिया यानी कि एनिशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पीरियड है प्री हिस्टोरिक, दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक और थर्ड है आपका हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक का मतलब ऐसा पीरियड यानी कि यहाँ पे जो एविडेंस मिलते हैं, जैसे अब बात की जाए कि भाई हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो हिस्ट्री कैसे पता चली, इतनी पुरानी बातें कैसे हमारे सामने आई। तो हिस्ट्री का मतलब, जैसे हिस्ट्री के बारे में जो हिस्ट्री के जनक कहे जाते हैं, फादर जो कहे जाते हैं, वो हैं आपके हेरोडोटस। हेरोडोटस को
हिस्ट्री का जनक यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। कहा जाता है कि इनके बारे में एविडेंसेस मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, सोर्सेस मिलते हैं। उन्हीं सोर्सेस की वजह से हम जान सकते हैं कितने साल पुराने हैं, उनके माध्यम से। यानी कि हिस्ट्री का मतलब है जिनके हमें साक्ष्य मिलते हैं, जिनके साक्ष्य यानी प्रूफ मिलते हैं, उनके आधार पर हम इनकी गणना करते हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड के जो एविडेंसेस मिले हैं उसमें कहा गया था ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें लोग थे, यानी मनुष्य तो थे लेकिन साक्षर नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इन्हें किसी भी बात का ज्ञान नहीं था, ये पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, ना ही कोई हथियार का यूज़ करते थे। इस ये जो पीरियड होता है यहाँ पे लोग पत्थरों का यूज़ है, यानी कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के आपको लिखित साक्ष्य देखने को नहीं मिलेंगे, भाव चित्रात्मक चित्र देखने को भी नहीं मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे बहुत कम कोई लिखित रिटिन रिटिन एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक की बात करते हैं तो ये वो पीरियड होता है जहाँ पर मनुष्य के साक्ष्य मिलते हैं। मनुष्य के साक्ष्य का मतलब यहाँ पे रिटिन एविडेंसेस मिले हुए हैं, रिटिन एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन ये ऐसे एविडेंस मिले हुए हैं जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन ऐसे लिखित साक्ष्य मिले हैं जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कैसे साक्ष्य होते थे, भाव चित्रात्मक साक्ष्य होते थे, यानी कि भाव चित्रात्मक यानी कि फीलिंग्स के साथ, यानी चित्रों को देख के हम समझ सकते थे। वो इस तरीके का पीरियड कौन था, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक की बात करते हैं, ये वो काल होता है जहाँ पर लिखित साक्ष्य मिले हुए हैं, यानी यहाँ पे फॉसिल्स भी मिले हुए हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं जो पढ़े भी जा सकते हैं और जिनके बारे में पता भी लगाया जा सकता है। तो ये मेनली आपका चलता है। जो आज हमारा पीरियड चल रहा है वो है आपका हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल की बात की जाती है। अब इसी हिस्टोरिक पीरियड में जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसको भी ये सबसे लंबा यानी कि कहा जाता है एनिशियन हिस्ट्री में सबसे लॉन्ग यानी कि सबसे लंबा जो पीरियड होता है, सबसे लंबा पीरियड कौन है, आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक इसमें होता है आपका स्टोन एज और दूसरा होता है आपका इसमें कॉपर एज। स्टोन एज और कॉपर एज। स्टोन की अगर हम बात करते हैं, स्टोन का मतलब होता है पाषाण युग, यानी कि इस काल के जो मनुष्य थे वो सिर्फ पत्थरों से ही खेलना जानते थे, पत्थरों पत्थरों का ही इस्तेमाल करते थे। कॉपर एज की अगर हम बात करते हैं तो कॉपर युग यानी जिसे कहते हैं ताम्र युग, यानी यहाँ पे जो मनुष्य था वो तांबे का यूज करना सीख चुका था अधिक मात्रा में। स्टोन एज की अगर बात करते हैं तो स्टोन एज में अगर हम बात करते हैं तो स्टोन एज को भी भाई कितने भागों में बांटा जाएगा देखिएगा। स्टोन एज की अगर हम बात करें तो स्टोन एज क्या था, स्टोन एज को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से भाग थे, पहला इसमें था आपका, जो अगर स्टोन एज की हम बात करते हैं तो पहला इसको कहा जाता है आपका पुरा पाषाण काल, यानी कि पैलियोलिथिक एज, यानी कि पुरा पाषाण काल। क्या कहा जाता है इसे, पुरा पाषाण काल। दूसरा जो इसमें देखने को मिलता है वो आपका है मीजोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज जिसे कहा जाता है मध्य पाषाण काल। और वहीं अगर थर्ड की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है नियोलिथिक एज, यानी कि इसे कहा जाता है नव पाषाण काल। बात समझिएगा, मैंने क्या बताया, जो हिस्ट्री थी उसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एनिशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत को तीन भागों में डिवाइड किया गया। पहला जिसमें था प्रियो हिस्टोरिक पीरियड जिसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जिसे आग ऐतिहासिक काल कहते हैं, और थर्ड था आपका हिस्टोरिक पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड था जिसमें फॉसिल्स यानी कह सकते हैं जीवाश्म हो गए या लिखित साक्ष्य बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड था जिसमें जीवाश्म और लिखित साक्ष्य दोनों ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिखित साक्ष्य मिले हुए हैं उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि सिर्फ समझा जा सकता है, यानी कि भाव चित्रात्मक चित्र के रूप में। जब लोग अपनी अभिव्यक्ति करते थे वो चित्रात्मक तरीके से यानी कि पिक्चर्स के थ्रू अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। तो यहाँ पे रिटन साक्ष्य जो मिले हैं जिन्हें समझना बहुत ही मुश्किल होता था। हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में आपको जीवाश्म फॉसिल्स देखने को मिले हैं। जीवाश्म का मतलब हम कह सकते थे कि हमारे यहाँ
कौन कौन आ चुका था, यानी कि जैसे कि एनिमल्स में कौन कौन आ चुका था। कुत्तों के साक्ष्य मिल जाते हैं, काउस के साक्ष्य मिलते हैं, बफेलो के साक्ष्य मिलते हैं, कैट के साक्ष्य एविडेंसेस मिलते हैं। यानी कह सकते हैं कि भाई साक्ष्य भी मिले हैं, यहाँ पे आपके फॉसिल्स भी मिले हुए हैं, और साथ में यहाँ पे आपके लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि यहाँ की जो एविडेंसेस मिले हैं उन पंक्तियों को पढ़ा भी जा सकता था। ये बात होती है एनिशेंट में। अब एनिशेंट हिस्ट्री में सबसे लंबा जो पीरियड होता है वो होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। उसके पहले इसको पहले बांटा जाता है स्टोन एज और कॉपर एज, क्योंकि ये वो एज था यहाँ पे कहा जाता है कि कोई साक्ष्य एविडेंसेस नहीं मिले हैं, क्योंकि यहाँ के लोग लिखना पढ़ना ही नहीं जानते थे। पुरानी काफ़ी कम चीज़ों की यहाँ पे खोजबीन की गई है, तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते थे प्री हिस्टोरिक के बारे में। उसके बाद भी इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, स्टोन एज और कॉपर एज। स्टोन एज यानी कि पाषाण युग, ये वो युग था जहाँ पे मनुष्य पत्थर का यूज़ करना सीख चुका था। कुछ टाइम बाद कॉपर एज आता है, मनुष्य ने पत्थरों के बाद तांबे का यूज़ करना सीखा। तो यानी कि पाषाण युग की बात करते हैं तो स्टोन एज को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया, पैलियोथिलिक यानी कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये कुछ आपकी बातें होती हैं, यानी कि जैसे कि अब पुरा पाषाण काल क्या होता है पूछ लिया जाए तो ये वो समय था यहाँ पे मनुष्य, यानी कि जब स्टोन एज बोल रही हूँ ना, यहाँ पे मनुष्य स्टोन का यूज़ करना सीख चुका था। किसका यूज़ करना सीख चुका था? स्टोन का, यानी कि पत्थर का यूज़ करना सीख चुका था। पत्थरों का यूज़ करने का मतलब यहाँ पे ये स्टोन की सहायता से हथियार बना लेता था। सबसे पहले इसने पत्थरों को ही पेना करके हथियार बनाना स्टार्ट किया और पत्थरों को आपस में रगड़ कर आग जलाना भी स्टार्ट किया। पहले क्या करता था, मनुष्य कच्चा मांस खा जाया करता था, लेकिन जैसे उसने देखा कि पत्थर को जब आपस में रगड़ेंगे तो आग जलती है, तो उस आग में ये क्या करने लगा, अपने भोजन को भी पकाने लगा। यानी कि यहाँ पे आग का यूज़ करना प्री पैलियोथिलिक एज में करना स्टार्ट कर चुका था। मेसोलिथिक की बात करते हैं, मध्य पाषाण की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मनुष्य था काफ़ी इसका जो माइंड था डेवलप हो चुका था। इसमें उसने क्या किया, इसमें उसने पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री की अगर बात करते हैं तो इस पीरियड में एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन स्टार्ट कर चुका था, पशुपालन स्टार्ट कर दिया था। और पत्थरों के यहाँ पे टोटल पूरे हथियार अच्छे से नहीं बना पाया था। यहाँ पे अगर कहा जाए तो पैलियोथिलिक में ज़्यादा हथियार उसने नहीं सीखे थे। अगर बात की जाती है, अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई किस तरीके से हथियार बनाना सीखा था, तो हथियार ज़्यादा यूज़ करना नहीं सीखा था। यहाँ पे मोस्टली उसने आग का यूज़ करना सीखा हुआ था। किसका यूज़ करना सीखा था? आग का यूज़ करना सीखा हुआ था। किसका यूज़ करना सीखा था? आग का यूज़ करना वो सीख चुका था। जबकि यहाँ पे ये वाली जो एज होती है, यहाँ पे छोटे छोटे हथियार बनाना औजार स्टार्ट कर दिए थे। किसके? पत्थरों से छोटे छोटे उसने औजार बनाना स्टार्ट कर दिए थे। और ये पत्थरों के छोटे छोटे औजारों को कहा जाता है माइक्रोलिथिक्स। माइक्रोलिथिक्स, अगर आपसे कभी ये शब्द पूछ लिया जाए कि माइक्रोलिथिक्स किसे कहते हैं, तो जो पत्थरों के छोटे छोटे औजार होते हैं, पत्थरों के छोटे औजार जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथिक्स कहा जाता है। ओके, माइक्रोलिथिक्स कहा जाता है। और नवपाषाण की बात करते हैं तो इसमें जो मनुष्य था वो एग्रीकल्चर करना यानी कि कृषि को स्टार्ट वो कर चुका था। यहाँ पे वो खेती करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये पूरा आपका जो सिचुएशन है ये हिस्ट्री की पीरियड है। लेकिन हिस्ट्री में ये मैंने थोड़ा सा आपको एनिशियंट इंडिया बताया है, काफ़ी लंबा है एनिशियंट इंडिया। और एनिशियंट इंडिया में आप सिंधु घाटी सभ्यता देखोगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता हमें यानी कहाँ देखने को मिलती है, वो आपको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में देखने को मिलती है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता हो गई आपकी और वैदिक सभ्यता। तो ये तो मैं बाद में बात करूंगी। मेरा आज का जो मेन टॉपिक है वो है आपका मेडिवल हिस्ट्री। यानी कि आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे मेडिवल इंडिया यानी कि मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा लगता है मेडिवल इंडिया पढ़ने में, और यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होते हैं। इसके बाद मैं आपको एनिशियंट हिस्ट्री पढ़ाऊँगी, सारी चीज़ें पढ़ाऊँगी वन बाय वन। तो क्या है भाई मेडिवल इंडिया? मेडिवल इंडिया में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा क्या क्या? जब मैं भी हिस्ट्री नहीं पढ़ती थी तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती थी कि भाई मेडिवल इंडिया क्या है। मेडिवल इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको म, बहुत ज़्यादा ताकतवर दो वंश यानी कि दो साम्राज्य देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप एक तो आप पढ़ोगे
दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत और दूसरा आप पढ़ोगे मुगल डायनेस्टी। दोनों ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा क्या रखती हैं, अपने आप में दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं। मुगल वंश पढ़ोगे सेकंड नंबर पे आप, और दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत ये आप देखोगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे और आप क्या देखेंगे, मुगल वंश को देखेंगे। मेडिवल इंडिया की अगर हम बात करते हैं, दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मुगलों की अगर बात करें तो मुगल में आपको मालूम ही होगा भाई, सबसे पहले क्या पढ़ते हो, सबसे पहले हम बाबर के बारे में बात करते हैं। बाबर के बाद हम हुमायूं के बारे में बात करते हैं। हुमायूं के बाद हम अकबर के बारे में बात करते हैं, जलालुद्दीन अकबर के बारे में बात करते हैं। अकबर के बाद हम बात करते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर के बारे में, जहांगीर पहला ऐसा बेटा था, मुगल वंश का पहला ऐसा बेटा था जिसने अपने पिता के ऊपर वार किया था शासन को लेकर के, यानी कि साम्राज्य को लेकर के। जहांगीर के बाद अगर हम बात करते हैं तो जहांगीर के जो बेटे थे, यानी कि यहाँ पे आपके खुर्रम यानी कि शाहजहां के बारे में हम बात करेंगे। और शाहजहां के बाद आपका आता है औरंगजेब, जिसे सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कहा जाता है, कि सबसे ज़्यादा हर एक सब्जेक्ट में विद्वान, यानी कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, हर बात में बुद्धिमान जो साम्राज्य था वो औरंगजेब था। और शाहजहां को पहले ही सूफी संतों ने बता दिया था कि शाहजहां की जो मौत का कारण बनेगा वो कौन बनेगा, औरंगजेब। औरंगजेब के बाद इसके बेटे आते हैं, जैसे कि अकबर द्वितीय हो गया, बहादुर शाह जफर हो गया। ये औरंगजेब के बाद जो मुगल साम्राज्य होता है ना, वो डाउनफॉल होने लगता है, यानी कि यहाँ से धीरे धीरे क्या होने लगता है, पतन होने लगता है, डाउनफॉल ऑफ मुगल। और जैसे ही डाउनफॉल ऑफ मुगल होता है, यहाँ से ही आपकी यानी कि क्या, ब्रिटिशर्स आना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि यहाँ से हम किसका साम्राज्य पढ़ना स्टार्ट करने लगते हैं, ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज आना स्टार्ट कर देते हैं। और 1857 के रिवोल्ट के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद हमारा जो भारत होता है, बंगाल की अगर हम बात करते हैं, सबसे संपन्न जो राज्य प्रांत माना जाता था, वो पूरे ही किसके अंडर में आ जाता है, अंग्रेजों के अंडर में आ जाता है। और यहाँ से हम लोग क्या कर बन जाते हैं, यहाँ से हम लोग पूर्ण रूप से अंग्रेजों के क्या बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हुए मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, और नए नए हमारे सामने लीडर्स बन के आते हैं। और यहीं से जब लीडर्स कब तक, यानी कि 1947 तक ही आपका जब पीरियड चलता है, और जवाहरलाल नेहरू जिस दिन एंड हो जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी जब तक रहते हैं तब तक हमारा क्या होता है, आपका यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। यानी औरंगजेब के बाद मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआती, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके कुछ वंशज आते हैं, उसके उत्तराधिकारी आते हैं, लेकिन इतने काबिल नहीं होते हैं। तो धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होने लगता है, और आपका आधुनिक भारत स्टार्ट होने लगता है। यानी कि आधुनिक भारत का मतलब धीरे धीरे अंग्रेज इंडिया में आते हैं और उसके ऊपर अपना कब्जा करना स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत की अगर बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत भाई बनी कैसे, कि जैसे मुगल भी है, मुगल में ये जितने लोग आए थे, जैसे बाबर जो आया था, बाबर जब आया था तो चंगेज खान से रिलेटेड था। बाबर सबसे क्रूर शासक माना जाता है चंगेज खान को, दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे। तो इनका मकसद हुआ था भारत में अपने धर्म का प्रचार करना। जब आप एनिशियन हिस्ट्री पढ़ोगे, आप जब एनिशियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो धीरे धीरे जब हम एनिशियन हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता हो गया आपका, और सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे बौद्धिज्म के बारे में। कहीं पे बौद्ध का धर्म का प्रचार हो रहा होगा, कहीं जैनिज्म चल रहे होंगे, कहीं भक्ति कालीन, यानी कि भक्ति काल का मतलब है कहीं मीराबाई होंगी, कबीर होंगे, गुरु नानक जी होंगे, सिखों का भी प्रचार चल रहा होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही होंगी। उसी तरीके से मेडिवल इंडिया का मतलब है दूसरी तरफ सऊदी अरब की अगर हम बात करते हैं, यानी कि दिल्ली सल्तनत कैसे बनती है। और दिल्ली सल्तनत बनने के पहले हमें कुछ शासक के बारे में पढ़ना होता है, और दिल्ली सल्तनत के पहले कुछ इंपॉर्टेंट शासक होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यानी कि जो हमारा मेन आज का चैप्टर है दिल्ली सल्तनत, वो कैसे बनती है उसके बारे में हमारा पढ़ना स्टार्ट होगा। दिल्ली सल्तनत सबसे बाद में बनेगी, क्या बनेगा इसके पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे आपको बताया मेडिवल, ये हमारा मेडिवल इंडिया का, यानी कि मेडिवल हिस्ट्री की कुछ थोड़ी थोड़ी बातें थी, समझिएगा क्या मतलब है इसका। ओके, देखिए, मेडिवल इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो भारत में एक तरफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं
तो इंडिया में हर जगह धर्मों का पब्लिसिटी, यानी कि हर एक व्यक्ति अपने रिलीजियस की क्या कर रहा था, पब्लिसिटी कर रहा था, पब्लिसिटी की जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं सऊदी अरब की, सऊदी अरब की बात करते हैं, तो सऊदी अरब में एक पैगंबर मोहम्मद साहब जी की अगर बात करते हैं, तो सऊदी अरब में एक बच्चे का जन्म जिसका नाम था पैगंबर मोहम्मद साहब। इनको ही इस्लाम धर्म का प्रचारक माना जाता है। यही आपके अगर बात की जाती है तो इस्लाम धर्म की अगर नींव डालने वाले जो हैं आपके पैगंबर मोहम्मद साहब हैं। ये पैगंबर मोहम्मद साहब क्या कर रहे थे, अपना इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे थे। और जब पैगंबर मोहम्मद साहब थे तो इस्लाम धर्म में इन्होंने क्या बताया था, इस्लाम इस्लाम धर्म की अगर हम बात करते हैं तो जो इस्लाम धर्म था ये एक एकेश्वर धर्म था। एकेश्वर धर्म, एकेश्वर धर्म का मतलब होता है एक ही ईश्वर में विश्वास करने वाला, एक ही ईश्वर में विश्वास करने वाला, एक ही ईश्वर में विश्वास करने वाला कौन है, आपका एकेश्वर। ठीक है, एकेश्वर धर्म का मतलब होता है एक ही ईश्वर में विश्वास करने वाला। हजारों देवी देवताओं को ना मान करके किसी एक देवता को, एक ही ईश्वर को मानते थे, जैसे पूर्ण रूप से अपना खुदा, यानी जिसे कहा जाता था इनकी फारसी या पार्शियल लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो फारसी लैंग्वेज में या पार्शियल लैंग्वेज की बात करते हैं जिसे कहा जाता है खुदा। तो इस्लाम धर्म की अगर बात करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति इस्लाम धर्म को मानता है तो वो क्या करेगा, 5 पिलर्स बनाए गए हैं इस्लाम धर्म को मानने के। जिस तरीके से सिखों में 5 रूल्स बताए गए हैं कि अगर आप सिख हैं तो आपको 5 रूल्स फॉलो करने हैं, उसी तरीके से इस्लाम में 5 पिलर्स बताए गए हैं, जिसमें पहला जो पिलर्स होता है जिसकी अगर हम बात करते हैं तो पहला पिलर्स इसमें रखा गया है कलमा। कलमा का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति इस्लाम धर्म को मानता है या उसको कबूल करता है या इस्लाम धर्म का अनुयायी है तो वो सच्चा मुसलमान, यानी कह सकते हैं कि सच्चा मुसलमान वो व्यक्ति कहलाएगा जो इन 5 पिलर्स को मानेगा। तो पहला होता है कलमा। कलमा का मतलब क्या होता है, कलमा का मतलब होता है कि मतलब जो अल्लाह एक है और उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि जो अल्लाह है इनके, यानी कि जिनके भगवान हैं, अल्लाह जो है वो क्या है, एक है और इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। और इसमें एक पंक्ति बोली जाती है जिसका नाम है ला इल्लाहा इल्लाहा मोहम्मद रसूल अल्लाह। ये इनकी मेन पंक्ति है और इसका अर्थ होता है अल्लाह एक है और इनके जैसा कोई दूसरा इस धरती पर नहीं है और ना ही होगा। और जो व्यक्ति कलमा पर विश्वास करते थे, यानी कि वो क्या, जिन कलमा को मानते थे, यानी वो किसको मान रहे हैं, यानी इस्लाम धर्म से रिलेटेड है। और जो व्यक्ति कलमा को नहीं मानता था, जो कलमा को नहीं मानते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, काफिर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, काफिर कहा जाता था। और भारत को काफिरों का देश, भारत को काफिरों का देश कहने वाला जो व्यक्ति है, भारत को काफिरों का देश कहने वाला जो व्यक्ति है वो आपका होगा पहला, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम। अभी आएगा मोहम्मद बिन कासिम, बताएंगे इसके बारे में इसने क्या किया। मोहम्मद बिन कासिम भारत को काफिरों का देश कहता था, क्योंकि भारत में जब ये आया लोगों से कहा इस्लाम धर्म को कबूल करिए, कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। जिन लोगों ने इस्लाम को नहीं माना उसे उनको इसने क्या कह दिया, काफिर कह दिया। तो कलमा का मतलब होता है अल्लाह एक है और ला इल्लाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। दूसरी बात क्या होती है, कलमा के बाद क्या है, कलमा के बाद होता है सच्चा मुसलमान, यानी कि इस्लाम धर्म को जो मानता है, सच्चा मुसलमान कौन होगा। सच्चा मुसलमान, ये इनके रूल्स हैं कुछ। सच्चा मुसलमान वो व्यक्ति होगा, सच्चे मुसलमान की अगर बात करते हैं, जो 5 टाइम यानी कि दिन में 5 टाइम्स क्या करता है,
5 टाइम्स अपनी नमाज अदा करता है। क्या करता है? 5 टाइम्स, एक दिन में 5 बार क्या करता है? अपनी नमाज को अदा करता है। और दूसरा इसमें जो होता है, हर फ्राइडे को, इनका फ्राइडे का दिन जुम्मे का दिन माना जाता है, और हर फ्राइडे को क्या करेगा? ये नमाज अदा करने कहाँ जाएगा? आपके मस्जिद में जाएगा। और यहाँ पर कुछ अरबी भाषा में शब्द कहे जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? अजान कहते हैं। यानी कि दूसरा मुसलमान ये हुआ, सच्चे मुसलमान की बात, ये बात आई। तीसरा क्या होता है? तीसरा इस्लाम अगर मानता है तो तीसरा होता है रमजान। रमजान का महीना आने पर सच्चा मुसलमान वो व्यक्ति होगा जो हर रमजान के में क्या करेगा? रोजा रखेगा। क्या रखेगा? यानी रोजा, यानी क्या सच्चा मुसलमान और रमजान के महीने में बोलते नहीं है कि जैसे ही रमजान स्टार्ट होते हैं, ठीक है, रोजा रखेगा रमजान। चौथी बात, चौथा इसमें क्या होता है? चौथा होता है एक सच्चा मुसलमान वो व्यक्ति होगा जो अपने सारे कर्तव्य को पूरा करने के बाद कहाँ पर जाएगा? हज की यात्रा पे। यानी कि हज की यात्रा का मतलब होता है, हज की यात्रा का मतलब सऊदी अरब मक्का मदीना की यात्रा करेगा। मक्का मदीना यानी कि 2 प्लेस हैं आपका। अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद एक बार अपनी लाइफ में मक्का मदीना की यात्रा ज़रूर करेगा। और पांचवा जो पिलर होता है, पांचवा पिलर ये कहते हैं कि जीवन में हमेशा वो क्या करेगा? जक़ात देगा। क्या देगा? जक़ात देगा। जक़ात क्या होता है? यानी कि एक साल में, जक़ात का मतलब क्या है? एक साल में जो भी उसने अर्न किया है, 1 ईयर में उसने जो भी अर्न किया है, उसका 1/40 भाग क्या करेगा वो? 1/40 भाग को वो क्या करेगा? दान करेगा। क्या करेगा? 1/40 भाग को वो क्या करेगा? दान करेगा। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम ज़कात कहते हैं। बात समझ में आई? तो ये कुछ इस्लाम धर्म के पिलर्स होते हैं, यानी जो व्यक्ति इनको फॉलो करता है वो क्या कहलाता है? एक सच्चा यानी कि सच्चा मुसलमान, यानी कि इस्लाम को मानने वाला कहलाता है। ये कुछ इनकी बातें कहलाएगी। अब बात की जाती है कि इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की। तो इसमें मेन मुद्दा है हमारा इस्लाम धर्म की स्थापना। इस्लाम धर्म की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब, उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की है। इनका बर्थ अगर मानते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बर्थ की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में। कहाँ हुआ था? मक्का में इनका जन्म हुआ था। और अगर डेथ की बात करते हैं कि इनकी डेथ कहाँ पर हुई थी, तो 632 ईस्वी में इनकी डेथ हुई थी। कहाँ पर? मदीना के अंदर इनकी डेथ हुई थी। ठीक, ये बात हो गई। इन्होंने एक विधवा से विवाह किया था। इन्होंने एक विधवा औरत से विवाह किया था जिसका नाम था, इनकी पत्नी का नाम खतीजा था। क्या नाम था? खतीजा इनकी पत्नी का नाम था, जो कि एक विधवा थी, जो कि इनसे उम्र में कितने साल बड़ी थी? 20 साल, 20 ईयर्स इनसे उम्र में क्या थी? बड़ी थी। ओके। कहा जाता है मोहम्मद जी के बारे में कि इनको 610 ईस्वी में 610 ईस्वी में इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महाज्ञान का मतलब क्या है? इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। इनलाइटमेंट जिसे कहा गया था, जिसे कहा जाता है इनलाइटमेंट। 610 में इनको इनलाइटमेंट यानी कि महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर प्राप्ति हुई थी? एक केव थी जिसका नाम था हीरा केव, यानी कि हीरा गुफा में जाकर के इनको इस्लाम धर्म की क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है, मोहम्मद साहब बताते हैं, कुछ बुक्स में लिखा होता है, स्टोरी बताते हैं, एक बार मोहम्मद साहब अपने ध्यान में लीन थे। उसके बाद जब वो यानी कि इतने ज्ञान, जब भी वो गुफा में जाते थे, ये गुफा थी, जब गुफा में जाते थे तो खाली हाथ जाते थे, अपने हाथों में कुछ भी लेकर नहीं आते थे। और एक बार काफ़ी अपने ध्यान में मगन थे, और ध्यान में मगन होने के बाद जब कुछ टाइम के बाद गुफा से बाहर निकलते हैं तो एक अपने हाथ में एक बुक लेकर निकलते हैं, एक किताब लेकर निकलते हैं, और सभी लोगों को बताते हैं कि एक अल्लाह का दूत आया हुआ था जो इस किताब को मुझे देकर गया था। और उस किताब का जो नाम था, उस किताब का नाम था कुरान। इसे मुसलमानों की सबसे होलिस्टिक बुक यानी कि पवित्र बुक माना जाता है। पवित्र बुक, होलिस्टिक बुक माना जाता है। इस्लाम धर्म की सबसे
पवित्र बुक किसको मानते हैं? कुरान को मानते हैं। तो ये जो बुक थी, पैगंबर मोहम्मद साहब जब अपनी तपस्या में लीन थे तो एक दूत आता है उस गुफा के अंदर और उन्हें इस बुक को दे के जाता है, और जो कि एक व्यक्ति जिसका नाम था जिब्रूल के द्वारा, अर्थात अल्लाह के एक दूत के द्वारा दी गई। उन्होंने इसे उसे दूत ना कहकर के उसे क्या कहा था? उसे कहा था जिब्रूल। क्या कहा था? जिब्रूल का मतलब इन्होंने अपनी लैंग्वेज में कहा, जिब्रूल का मतलब होता है अल्लाह का एक दूत आया और इस बुक को मुझे लेकर गया है, कुरान का। तो जिन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब की बातों पर यकीन किया, उन्होंने इस्लाम को अपना लिया, किसी बात का उन्होंने वाद विवाद नहीं किया, और जिन लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया, उन्होंने इस बात को नहीं माना। ये कहा जाता है कुरान के बारे में, ये कुछ बातें होती हैं। सेवेंथ सेंचुरी की बात है। सेवेंथ सेंचुरी में कहा जाता है जब मोहम्मद पैगंबर साहब अपने स्पीचेस देना, इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। सेवेंथ सेंचुरी में जब इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, तब क्या हुआ? इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने उपदेश देना स्टार्ट किए। क्या देना स्टार्ट किए? उपदेश देना स्टार्ट किए। और जब ये उपदेश इंडिया में दे रहे थे, तो उस समय क्या हुआ? जब ये अपने उपदेश इंडिया में दे रहे थे, तो वहाँ पर रह रहे यहूदी, क्रिश्चियन, पारसीज को इनसिक्योरिटी फील हुई, क्योंकि वो डर चुके थे कि अगर ये इस तरीके से उपदेश देंगे तो जितने भी यहूदी होंगे या पारसी होंगे, यानी कुछ भी लोग जो लोग होंगे, हो सकता है वो इस्लाम को अपना लें। तो इन्होंने क्या किया? पैगंबर मोहम्मद साहब को मक्का से निकाल दिया। और जिस समय 622 ईस्वी की बात है, 622 ईस्वी में 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब को मक्का से निकाल दिया गया। और जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का को छोड़ा, जिस समय पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का को छोड़ा, उसी समय से इस्लाम धर्म का कैलेंडर जारी हुआ। यानी कि जिसे हम इस्लामिक कैलेंडर कहते हैं, जो मोहम्मदन्स लोग होते हैं वो इस इस्लामिक कैलेंडर को मानते हैं। और इस्लामिक कैलेंडर जारी हुआ जिसका नाम था हिजरी संवत। कौन सा जारी हुआ? हिजरी संवत। ये इनका माना जाता है, हिजरी संवत को ये लोग अपना कैलेंडर मानते हैं। जिस समय 622 में पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़ते हैं, और उसी समय मुसलमानों का इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट होता है, जिसे इस हिजरी संवत कहते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब की अगर बात करते हैं, तो इन्होंने अपनी यात्रा मक्का से स्टार्ट की, और कहाँ पर जाके ख़त्म की इन्होंने यात्रा अपनी? मदीना। ये कहाँ चले गए थे छोड़ने के बाद? ये मदीना चले गए थे। मक्का से लेकर के मदीना तक की जो यात्रा थी पैगंबर मोहम्मद साहब की, उस यात्रा को कहा जाता है हिजारत। आपसे पूछा जाएगा हिजारत किसे कहते हैं? तो हिजारत वो शब्द है, हिजारत का मतलब है मक्का से लेकर के मदीना तक की जो पैगंबर मोहम्मद साहब जी के द्वारा जो यात्रा की गई थी, जो स्ट्रगल यानी कि जो ट्रेवल की गई थे, उसे क्या कहा जाता है? हिजारत कहा जाता है। और 632 ईस्वी में ही मदीना में क्या हो जाती है? 632 में ही क्या हो जाती है? इनकी डेथ हो जाती है। कहाँ पर? मदीना के अंदर। तो ये बात की जाती है किसके बारे में? ये बात की जाती है पैगंबर मोहम्मद साहब जी के बारे में। जब पैगंबर मोहम्मद साहब जी अपने उपदेश देते थे, तो इनके दो शिष्य थे। पैगंबर मोहम्मद साहब की अगर हम बात करते हैं, तो पैगंबर मोहम्मद साहब जी के दो शिष्य थे। कौन कौन से शिष्य थे के बारे में अगर हम बात करें, तो पैगंबर मोहम्मद साहब, इनका पहला जो शिष्य था, यानी कि फर्स्ट, अगर हम डिजेबल की बात करते हैं, पहले शिष्य की अगर हम बात करते हैं, तो इस पहले शिष्य का नाम था अली, जो कि इनका कौन था? सन इन लॉ, यानी कि इनका दामाद था। और दूसरा जो इनका शिष्य था, उसका नाम था अबू बकर। अबू बकर। कौन था? अबू बकर। अबू बकर। लेकिन पहला जो खलीफा जिसे कहा गया, फिर बात की गई, अबू बकर को ही क्या माना गया? पहला इनका पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद अगर किसी को उत्तराधिकारी माना गया, तो अबू बकर को, जो इस्लाम धर्म को उपदेश देता है, जो उनके प्रचार के बारे में बात करता है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है। जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब भी उपदेश देते थे, तो इन्हें भी खलीफा कहा जाता था। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद पहला जो खलीफा बन के आया, यानी कि पहला जो उत्तराधिकारी बन के आया, वो कौन? यानी कि दूसरा शिष्य था, लेकिन इस यही क्या बना आपका?
पहला यानी कि फर्स्ट खलीफा बना। क्या बना? फर्स्ट खलीफा। पहला उत्तराधिकारी उनका था सन इन लॉ अली, और दूसरा कौन था? अबू बकर। लेकिन लोग ही इसे क्या बोलते थे, इन्हें इसको ही इस्लाम में लोगों ने पहला अपना खलीफा माना, अबू बकर को। उसके बाद दूसरा उत्तराधिकारी उनके 4 थे। तीसरा उत्तराधिकारी कौन सा बन के आया इसके बाद? तीसरा जो आपका बन के आया यानी दूसरा खलीफा, अगर आपसे पूछता है कि पहला खलीफा कौन था, तो पहला खलीफा था अबू बकर। सेकंड खलीफा की अगर बात करते हैं, यानी कि उत्तराधिकारी की बात नहीं, खलीफा की बात करते हैं, जो उपदेश देता था, तो सेकंड खलीफा है उमर। और तीसरे खलीफा की अगर हम बात करते हैं, थर्ड खलीफा की अगर हम बात करते हैं, तो तीसरा खलीफा किसे माना गया था? उस्मान को। किसे माना गया था? उस्मान को। ओके। और जबकि फोर्थ खलीफा किसे माना गया? फोर्थ खलीफा किसे माना गया? फोर्थ खलीफा माना गया अली को। जबकि यही सबसे पहला क्या था? पैगंबर मोहम्मद साहब का पहला शिष्य था। जबकि पहला शिष्य ही क्या बनता है? उत्तराधिकारी बनता है। लेकिन इसे सबसे लास्ट में खलीफा माना गया। कहा जाता है कुछ लोग थे जो अली को पहला खलीफा मानते थे, कुछ लोग थे जो अबू बकर को पहला खलीफा मानते थे। तो जो लोग इसी तरीके से, जो इस्लाम धर्म हुआ, जो इस्लाम रिलीजियस हुआ, वो 2 भागों में डिवाइड हुआ। जब कुछ लोग अबू बकर को अपना पहला खलीफा मानते, कुछ अली को मानते, कुछ अली को मानते और कुछ अबू बकर को मानते। तो अबू बकर की अगर बात करते हैं, तो 80 से 85% जो जनता थी वो अबू बकर को ही क्या मानती थी? अपना खलीफा मानती थी, पहला खलीफा के फॉर्म में। और 15 से 20% जो जनता थी वो किसे मानती थी? अली को अपना खलीफा मानती थी। और इस वजह से जो इस्लाम धर्म था वो 2 धर्म में डिवाइड हो गया। जो लोग अली को अपना खलीफा मानते थे वो कहलाते थे सिया। इस्लाम धर्म सिया और सुन्नी में डिवाइड है ना। और जो अबू बकरों को मानते थे वो कौन थे? आपके सुन्नी। जो सुन्नी यानी अबू बकर को जो अपना खलीफा मानते थे वो सुन्नी अनुयायी थे। और जो अली को मानते थे वो कौन थे? सिया अनुयायी थे। अली का एक पुत्र था जिसका नाम था हुसैन। क्या था? हुसैन। ये अली का पुत्र था। अब जब अली की मृत्यु होती है तो उसके बाद हुसैन उत्तराधिकारी बनने के लिए बैठा हुआ था। लेकिन 680 ईस्वी की बात है। लेकिन इसके पहले सुन्नी, अगर अली की डेथ होती है तो किसको बनाया जाएगा? हुसैन को बनाया जाएगा। लेकिन अली के बाद जो खलीफा बनने की कोशिश में था वो बैठा हुआ था एक बगदाद का शासक था जिसका नाम था बगदाद। बगदाद एक, आपको पता है ना, इराक की कैपिटल बगदाद है। बगदाद का एक शासक था जिसका नाम था यजीद। यजीद 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 क्या करना चाहता था? यजीद अली के बाद खलीफा बनना चाहता था। लेकिन जब इसको पता चला कि हुसैन खलीफा बनेगा तो 680 ईस्वी में इसने धोखा किया। और 680 ईस्वी में इसने हुसैन को अपने यहाँ बुलाया। कहा कि एक पत्र भेजा कि हम आपके साथ में दोस्ती करना चाहते हैं और यजीद हुसैन को हमारे पास भेज दीजिए। तो 680 ईस्वी में हुसैन कहाँ जाता है? बगदाद में जाता है। और ये वहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या होता है? विश्वासघात करता है। और दोनों के बीच में होता है करबला का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? करबला का युद्ध। 2 लोगों के बीच में युद्ध होता है। यजीद जो कि बगदाद का शासक था, हुसैन जो कि अली का पुत्र और जो कि बनने वाला था खलीफा। तो इन दोनों के बीच में अली की यहाँ पे क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। जब ये बात इंडिया में सभी को पता चलती है, सुन्नी और सिया दोनों लोगों को पता चलती है। जब सिया लोगों को ये बात पता चलती है तो सिया बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। और सिया जब हुसैन की डेथ सुनते हैं तो इस दिन को लोग सिया क्या करने लगे हैं? मुहर्रम के रूप में सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर चुके हैं। यानी कि सिया क्या करते हैं? मुहर्रम मनाते हैं। किसके दुख में? हुसैन के दुख में। क्योंकि इस दिन क्या हुए थे? इनके खलीफा की मृत्यु की गई थी, हुसैन की डेथ की गई थी। तो उसके शोक में ये लोग क्या मनाते हैं? अपना मुहर्रम मनाते हैं। इस बात को लेकर के सुन्नी काफ़ी भड़क चुके थे और उन्होंने कहा था कि सुन्नियों ने कहा कि इन्होंने हुसैन को जानबूझकर वहाँ भेजा हुआ था। इसलिए सुन्नी इतना ज़्यादा भड़क चुके थे और उन्होंने कहा था कि पूरे भारत से हम क्या करेंगे? सिया का क्या कर देंगे? अंत कर देंगे। क्या कर देंगे? हम सिया का अंत कर देंगे। क्योंकि इस्लाम 2 भागों में डिवाइड हो चुका था। काफ़ी ज़्यादा इसके बीच में दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद रहा।
फिर 200 साल तक यही प्रोसेस चलती रही, 200 ईयर तक अगर हम बात करते हैं तो 200 साल बाद क्या होते हैं, एक सूफी पैदा हुए। सूफी कौन थे? सूफी संगीत आप लोगों ने सुना होगा। सूफी सिया और सुन्नी। सूफी वो थे ना तो सिया को मानते थे और ना ही सुन्नी को मानते थे, ये दोनों को एक समझते थे। और सूफी कहते थे ईश्वर एक है। ईश्वर एक है यानी कि वो सिर्फ किसको मानते थे? ईश्वर एक है यानी कि खुदा, यानी कि सिर्फ अल्लाह को मानते थे। और कहते थे ना ही तो कोई सिया है और ना ही कोई सुन्नी है। और जो सूफ़ी होते थे, ये सूफ़ी संगीत, इन्हें संगीत में बहुत दिलचस्पी होती थी। तो ये आकर के इस धर्म इसको क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर लोगों को उपदेश देना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कोई हमारा धर्म दो भागों में डिवाइड नहीं है, सिया सुन्नी दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों किसका रूप है? ये दोनों ही हमारे खुदा का रूप है। तो यानी कि जो सिया और सुन्नी दोनों को फॉलो करता है वो क्या कहलाता है? सूफ़ी कहलाता है। और धीरे धीरे इसी तरीके से क्या होने लगी, मस्जिदों में, दरगाहों में सूफ़ी म्यूज़िक होने लगा, कव्वालियाँ होने लगी और लोगों में धीरे धीरे ये जो मतभेद था वो आपका ख़त्म हो गया। अब यहीं से इंडिया में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, इंडिया के अंदर भी यहाँ पे अब इंडिया में फिर अब क्या होता है, इस्लाम। यानी कि अब यहाँ पे जब आपकी सारी बातें हो जाती हैं तो पैगंबर मोहम्मद साहब क्या करते हैं, हर एक देश में, हर एक जगह अलग अलग लोगों को उपदेश दे करके इस धर्म का प्रचार करने की बात करते हैं। अलग अलग देशों में लोगों को दूत बना के भेजा जाता है कि जाइए और अपने धर्म का प्रचार करिए। ठीक उसी तरीके से भारत भी एक पहला ऐसा शास्त्रीय देश बना जहाँ पर इस्लाम के प्रचार करने के लिए, भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए यहाँ पर पहला क्या हुआ, अरबों का आक्रमण हुआ। क्या हुआ? अरबों का आक्रमण हुआ, इन्वेजन ऑफ अरब्स, अरबों का आक्रमण हुआ। और अरबों का पहला आक्रमण करने वाला जो व्यक्ति था वो था मोहम्मद बिन कासिम। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, जो भारत में रहता है 712 से 714 ईस्वी तक। इन दोनों के बीच में क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम आता है 712 से 714 ईस्वी के वक्त और रूलर बगदादों का, यानी कि ये बगदादों का ही एक शासक होता है। अरेबियन यानी कि भारत में फर्स्ट, यानी कि भारत में पहला अरबों का आक्रमण होता है। पहला अरबों का क्या होता है, आक्रमण होता है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इसके बारे में, मोहम्मद बिन कासिम से। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियोस अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जितना हो सके अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। अगर इसमें किसी बात की कमी फील होती तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ये वीडियो आपका कंटिन्यू रहेगा और सारा हिस्ट्री आपको इसी में पढ़ने को मिलेगा विद MCQs। ओके, थैंक यू।